सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम, नमस्कार। ऐसा है कि एक प्रश्न पूछा है हमारे अजय कुमार सोनी जी ने। काफ़ी दिन हो गए, मुझे ऐसा लगा कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आज मूड बन गया। तो हो सकता है कुछ बातें हो जाए। तो अजय कुमार सोनी जी, आपने पूछा है, स्वामी जी, एक प्रश्न अक्सर मेरे मन में कौंधता है कि ओशो जब प्रवचन देते थे तो उनके पास पेड होता था, जिस पर कभी कभी कुछ प्रश्न आदि पढ़ते थे। शेष वे शून्य में देखते हुए प्रवचन देते थे। तो क्या वे उस समय ट्रांस में या किसी ब्रह्मांड के पॉइंट ऑफ विजडम से लिंक होकर बोलते थे? आप ओशो के बहुत निकट रहे हैं, शायद कोई और उत्तर देगा भी नहीं। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं कि ये उत्तर वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने ओशो के सानिध्य में, उनकी मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में जी भर के उनको निहारा है, देखा है। अब हम तो ऐसा है कि अधिकतर अपनी बातें शायरी में, कविता में कहने के आदी रहे हैं, तो गद्य में संयोग की बात है कि लिखना हो गया। अब आपका प्रश्न है, देखिए, फिर ये आजकल टेक्निकल मामला है ना, तो देख लेते हैं। हाँ, ये रहा सामने, अब इसको बार बार खुला रखना। चलो काम की बात करते हैं। लंबी चौड़ी तो बात नहीं होगी, लेकिन संक्षिप्त में ये कह सकता हूँ कि जैसे हमने अपनी गज़ल में एक शेर कहा है कि तुमसे नज़र मिली, अपनी खबर मिली, हम ढूंढते कहाँ थे, मंजिल किधर मिली। तो ये वही बात है जिसने ये प्रश्न उसी फीलिंग से उठता है जिसने ओशो को भर आंख देखा हो, सुना भी हो और देखा भी हो। तो इतने गौर से कौन देखता है ओशो को? कुछ लोग हैं दीवाने, पागल, टकटकी लगा के देखते रहते हैं, लेकिन ये इन बातों को ध्यान में लाना कि पहले वे एक पेड़ लेकर आते थे और शून्य में देखते थे या ट्रांस में, तो ये बहुत सारी बातें हैं जो एक ही प्रश्न में है। लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई वुडलैंड में, बम्बई में, तो ना तो उनके पास पेड़ होता था, ना लोग होते थे, मैं अकेला ही उनसे मिला करता था। तो ये उस ज़माने की बातें हैं जब आँखों में आँखें अपने आप ही सहज मिल जाती थी, और कभी कभी तो आँखें झुक भी जाती थी, सर झुक भी जाता था। वो बोलना शुरू कर देते तो ज़्यादा देर लगता था कि मैं ज़रा आक्रामक हूँ, उनकी आंखों में आंखें डालकर ही देखता जाऊँ, तो बड़ा अजीब सा भी लगता था, लेकिन मन मानता नहीं था, बार बार देखने को जी चाहता था। तो ऐसा है कि सबकी नज़रों में हो साकी, ये ज़रूरी है मगर। हमने एक शेर सुना था जगजीत सिंह से, याद आ गया अचानक, कि सबकी नज़रों में हो साकी, ये ज़रूरी है मगर, सब पे साकी की नज़र हो, ये ज़रूरी तो नहीं। तो ऐसा है, ये गुरु और शिष्य के बीच का लुका छुपी का खेल है। शिष्य के मन में, भाव जगत में बड़ी तरंगे उठती है गुरु के दर्शन की। तो ये ऐसा एक चुंबकीय आकर्षण है कि जिसे शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि जहाँ अनुभव का जगत है, वहाँ शब्द बड़े उथले से लगते हैं कि कैसे कहा जाए। जब आप किसी के प्रेम में होते हैं तो ऐसा थोड़ी कि आप सोचते हैं, विचार चलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा है कि अब प्रश्न पूछा है तो कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन उन अनुभवों को मैं नहीं कह सकता जो आमना सामना होता है बुद्ध पुरुष के साथ। हम तो साधारण प्रेम में भी जब पहली बार प्रेमिका से मिलते हैं तो देखा ना कि आंखों में देखते भी हैं और अनदेखा भी करते हैं, बार बार देखने को जी चाहता है, फिर भी। तो ऐसा खेल चलता रहता है।
तो आँखों आँखों में एक बहुत कुछ बात हो जाती है, जो ना तो शब्दों में प्रवचन में कही जा सकती है, ना प्रश्नों के उत्तर में कही जा सकती है। ये एक ऊर्जा है जहाँ कुछ घटता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि तुमसे नज़र मिली, अपनी खबर मिली, हम ढूंढते कहाँ थे, मंजिल किधर मिली। तो वो अपने ऊपर ही व्यक्ति लौट के आ जाता है। अगर सदगुरु से सच में ही मिलना हुआ है, आंखें चार हुई, तो लगता है कि वहाँ तो कोई है ही नहीं सामने, शून्याकाश है। जैसा आपके प्रश्न से भी जाहिर होता है कि वो क्या शून्य में देखते थे। मुझे बार बार ये आजकल टेक्निक है कि 2 मिनट ना देखो पेट को तो ये देखो गायब हो जाता है, मुझे कागज़ पे लिखने लेना चाहिए। तो शून्य आकाश में देखना ओशो के द्वारा नहीं, वो तो शून्य उनसे झांकता है। मैं इसको ठीक से करता हूँ। आपने लिखा है शेष वे शून्य में देखते हुए प्रवचन देते थे। नहीं, शून्य में देखना कहाँ होता, शून्य में दुई तो मिट जाती है ना। शून्य ही उनकी आंखों से झांकता है, ये समझ लीजिए। वहाँ अहम में भाव व्यक्ति नहीं होता है, बस एक शून्यता है। वो झांकती है एक कॉन्शसनेस का हो, चेतन, पूर्ण चेतन। इसलिए आपका वो आगे की जो बात है वो भी तो कुछ अटपटी सी है। आपने लिखा है कि जिन पर कभी कुछ प्रश्न आए कि क्या वे उस समय ट्रांस में या किसी ट्रांस में, तो व्यक्ति होता है कि अर्ध चेतना का जगत है ट्रांस। सोया हुआ भी होता है ज़्यादातर, और थोड़ा सा जागा हुआ होता है कि उसकी स्मृति उसकी बनी रहे थोड़ी बहुत, या कभी कभी तो स्मृति भी नहीं बनती। ट्रांस तो वह है कि जैसे एक स्वप्न जैसा है, हाँ, गहरे स्वप्न में होता है व्यक्ति। तो ओशो का तो ट्रांस से लेना देना नहीं है मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि वो तो पूर्ण जागृत है। वहाँ जब जागृत होता है तो व्यक्ति ही नहीं होता है, सिर्फ क्या कहना चाहिए कि कॉस्मिक कॉन्शसनेस का होना, ब्रह्म चेतना। हम कोई भी नाम दें, नाम से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब तक थोड़ा बहुत स्वाद ना मिला हो, झलक ना मिली हो उसकी शून्यता की। तो शून्य ही शून्य से हम तो अभी आधे जागे हैं, ज़्यादा सोए हैं, थोड़े से जागे हैं, ज़्यादा सोए हैं। तो हमको जगाने का प्रश्नों के बहाने बात करते थे। तो पेड़ लाने की जो आपने कहा है कि पेड़ रखते थे सामने, पेड़ लाना तो बहुत बाद में शुरू हुआ। मेरा ख्याल है 76 में कहीं शुरू हुआ पेड़ लाना। उसके पहले तो एक तौलिया लेके आते थे, बम्बई में भी तौलिया होता था उनके पास, कभी उनके साथ एक रुमाल होता था। और जब पुणे आ गए तो तौलिया हमेशा अपने रखते थे, हाथ में लेके आते थे। फिर तौलिया भी चला गया, उसकी अलग कहानी है। और फिर वो जब देखते थे ऊपर तो ऐसा लगता था कि शून्य में देख रहे हैं। लेकिन स्वांग तजू ऑडिटोरियम में वो जगह ऐसी थी कि वहाँ एक घड़ी लगी होती थी जो सबको दिखाई नहीं देती थी, वो सिर्फ ओशो को ही दिखाई देती थी। जहाँ ओशो बैठते थे तो इस तरफ खंभा होता था, इस तरफ दीवार होती थी, एक दरवाज़ा होता था, पीछे खिड़की होती थी, और वो सीलिंग ऐसी थी बनी, उसकी बनावट ऐसी थी स्वांग तजू ऑडिटोरियम की। तो वहाँ घड़ी होती थी, तो ओशो घड़ी में देखते थे कि 1.5 घंटा हो गया कि नहीं हो गया। नहीं तो जब वो बोलना शुरू करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि जब पुणे आए ओशो तो वो हाथ में जो घड़ी पहना करते थे ना, रोलेक्स और राडो और नंबर एक से एक कीमती उपहार उन्हें मिलता था, घड़ी उन्हें बहुत पसंद थी। वो घड़ी भी पहनते थे तो दूसरे ढंग से पहनते थे। साधारण व्यक्ति हम जो घड़ी बांधते हैं ना तो बाहर की तरफ होती है, तो हम हाथ को यूँ पलट के यूँ देखते हैं। ओशो घड़ी इस तरफ रखते थे अपनी घड़ी को, ताकि वो प्रवचन करते रहे, उनके हाथ में वो टाइम भी उनको नज़र आता रहे। तो ये कोई चमत्कार जैसी बातें नहीं है कि वो कुछ किसी को प्रभावित करने के लिए इधर उधर देखते थे। देखना होता था केवल इतना कि भाई 2-4 घंटे ना गुजर जाएं बात करते करते। हमारे सुनने वालों की तो एक क्षमता होती है भाई 1 घंटा 1.5 घंटा सुन सकते हैं, तो ज़्यादातर उनके प्रवचन 1.5 घंटे की उन्होंने सीमा रखी थी, और अच्छा था, इतना काफ़ी हो जाता है। और बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, अभी हमें तो समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन जब ओशो की बात आती, ज़रा ये जो हृदय का जो भाव का जगत है ना, बड़ा सक्रिय होने लग जाता है। हालांकि बात बहुत पुरानी है, लेकिन भाव जगत के लिए कुछ पुराना और नया नहीं होता है। अब मैं आपका ये प्रश्न फिर से देखूं तो मुझे पता चले कि आपने पूछा क्या है जी। ढंग से चश्मा लगाना पड़ता बारीक अक्षर देखने के लिए। तो
ब्रह्मांड के पॉइंट ऑफ विजन से लिंग बोलते हैं। ब्रह्मांड और हम और घास का पत्ता या फूल दुई है ही नहीं, अस्तित्व में दुई है नहीं, नजर आती है पदार्थ का जगत है। पेड़ पौधों, आप मेरे पीछे देखिए तो ये आम का भी मैंने बीज बोए हैं, इमली के भी बीज बोए हैं। अब तो ये वो भी जीवंत हैं, उनके पत्ते खुलते हैं, मुरझाते हैं। शाम को इमली के छोटे से पत्ते हैं बारीक से, वो मुरझा जाते, बंद हो जाते हैं। मतलब वो 24 घंटे उनमें जीवन बह रहा है, छुई मुई का जैसे होता है ना पेड़। तो ऐसा है कि व्यक्ति का जीवन भी कुछ ऐसा ही है कि हमें लगता है कि जब वो वहाँ आते थे, अब मैं वर्षों की बात करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं ऐसा लगता है कल की बात है, नहीं अभी की बात है बस। तो स्मृति तो जब उनको कह रहो ना, आप छेड़ो सितार को, भले ही आपने बरसों से नहीं बजाया हो, रखी हो, गिटार हो या सितार हो कभी, लेकिन जब भी उसको उठाएंगे, आप तार को छेड़ेंगे तो आपके शब्द, आपका प्रश्न ये क्या है कि एक तार को छेड़ दिया, सोए हुए तार थे सितार के। तो अगर मैं उसको, उस महफिल को, जो उनके सानिध्य में बैठने की बात करता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ अभी अभी मौजूद था और अभी अभी तो ये महफिल जमी थी। ये 30-40 साल का समय जो है, ज़्यादा बल्कि हो गया ना, 40 साल भी क्या, 71 से लेके 80 तक तो मैं करीब करीब उनके पास था ही आसपास। और बस एक मैं ही नहीं, बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने ऐसी अनुभूति उनको हुई है। लेकिन डिटेल में आपने पूछा कि पेड़ क्यों रखते थे, तो हाँ फिर भूल जाता हूँ मैं। देखो ना, मैंने सोचा नहीं था कि इस प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आपको मैंने लिखा था कि आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपने बड़े गौर से देखा है उनका वो पेड़ को लाना और या शून्य में देखना। लोग तो सुनते हैं, देखते कम है, सुनते ज़्यादा हैं, या कोई दोनों तरफ से देखता सुनता होगा। तो इसलिए मेरे मन में आया कि पेड़ वाली बात जो है शुरू हुई थी जब उन्होंने पहली बार एक शेर सुनाया था अमीर खुसरो का। तब वो पेड़ लेकर आए थे, मुझे इतना मेरी स्मृति में याद है। पहली बार वो कुछ शायरी कविताएं लेके आए थे, फिर बाद में तो उन्होंने अक्सर लाना शुरू कर दिया। तैयार कर लेते थे, जैसे प्रश्न आ जाते थे एक दिन पहले तो उनको पता था कि किसने प्रश्न भेजा है। तो फिर बाद में तो उन्होंने चुटकुले भी लाना शुरू कर दिया। लक्ष्मी उनको हाथ में ला के पेट दिया करती थी। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या कोई कविताएं या ज़्यादातर तो लतीफ़े, जो लोग सुन नहीं सकते, बड़ी जिनकी क्षमता वो एकदम से वो कहना चाहिए ना बात, जिनको ऊंची बातें तो नीची बात नहीं होती, लेकिन जिनके अंदर गहरी प्यास ना हो, उन्हें मनोरंजन चाहिए। नहीं तो ऐसी बातें करते हैं तो लोग झपकी लेने लग जाते हैं। हम तो भाई कुछ भी हो, मैं तो बहुत कम झपकी लिया हूँ। झपकी मुझे आती थी तब मैं जब गार्ड का काम करता था रात को, तब मुझे प्रवचन में नींद आ जाती थी, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया बाद में। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, गौर से आपने देखा है। लेकिन प्रवचन में ये सब होता है, कौन से कपड़े पहने हैं, कौन सा पेड़ लेके आए हैं, कौन सा तौलिया लेके आए हैं, ये तो बाहर की बातें हैं। लेकिन उनका होले होले से एक एक कदम उठाते हुए आना, और जिस प्यार से प्रेम से वो कुर्सी पे बैठते थे, फिर एक पाँव उठा के देते, मतलब उनका तो हर एक कृत्य, उंगली के इशारे, आँखों का पलकों का झपकना, उनके अंदर जो अकंप एक है ना, अकंप चित्त दशा कहो, शून्यता कहो, या अटल सजग ना, मतलब क्या क्या हम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनकी जो एक एक होती है अंदर का खालीपन का, वो ज़्यादा अच्छा है। शून्यता, वो सतत एक ही, उसमें कोई बदलाहट नहीं होती थी। शारीरिक मुद्राएं भले ही हो, लेकिन उनके चलते फिरते भी वो एक, वो बोलते ना, जब गीता पर बोलते थे तब उन्होंने एक बात कही थी, जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था स्थिति प्रज्ञ किसे कहते हैं, वो कैसा होता है स्थिति प्रज्ञ, जो अपनी प्रज्ञा में स्थित होता है, केंद्रित होता है।
तो ऐसी बातें अभी आपने कही तो याद आया कि तो वो क्रिया तो बाहर के जग की दृश्यमान है, लेकिन हमारा जो उनसे तालमेल बैठा वो उनकी वो सजगता से बैठा, और वही वो समझाना चाहते थे कि भाई जो मैंने जाना है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा प्रत्यक्ष शिष्य वो जानकर विदा हो इस जमीन से, जहान से, इस दुनिया से। तो सारा प्रयास उनका था जगाने का, और जिन्होंने उनको गौर से देखा, अभी भी आप वीडियो देखेंगे तो आप उस अचल तत्व को आप पकड़ सकेंगे। हाँ, उनकी आंखें बहुत कम झपकती थी, ये मैंने देखा है। हमारी आंखें तो बार बार झपक जाती है और हमें बोध भी नहीं होता आंखों के झपकने का, पुतली पलकें इतनी जल्दी झपकती है, लेकिन उनकी आंखों को मैंने बड़े गौर से देखा है तो इतना ऐसा लगता है कि वो आहिस्ता से होशपूर्वक भी पलकें झपकते हैं। अब ये बातें सभी को तो नहीं मन में उठेगी ना, लेकिन मैंने बोल दिया, क्यों न जाने क्यों। ऐसी बातों पर चर्चा करना तो व्यर्थ है, क्योंकि लोग मनोरंजन ज़्यादा चाहते हैं, उछल कूद शोर शराबा इसका जगत है। ओशो को देखना हो तो बिल्कुल शून्य में, सन्नाटे में। हाँ, उनके तो कदमों की भी आहट नहीं सुनाई देती, इतने आहिस्ता से वो आते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि हम आँख बंद करके बैठे हैं दाल में या चौंकते ऑडिटोरियम में, और वो कब हाथ जोड़ते हुए धीरे से आके कुर्सी पे बैठ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जब वो बोलना शुरू करते तो लगता है अरे आ गए। तो ऐसी बातें हैं, जितना व्यक्ति सजग होगा उतना वो गुरु के दर्शन से लाभ ले सकेगा। नहीं तो हम यांत्रिक ढंग से जीते हैं, सारे कार्य हमारे यांत्रिक ढंग से ही करते हैं, रोबोट लाइक। तो एक ही संदेश है ओशो का, आप उनको देखें गौर से, और आपने देखा है तो आपके मन में एक प्रश्न उठा है। अब इस पर ज़्यादा चर्चा तो नहीं हो सकती है, तो आपका एक अगला प्रश्न है वो भी बड़ा अच्छा है कि गजब है। आपने पूछा, बड़े दिनों से मेरा कुछ 1.5 साल से ज़्यादा हो गया शायद, ना लिखने पढ़ने का मूड होता है ना कुछ कहने का मूड होता है, लेकिन आप हमेशा कमेंट भी करते रहते हैं, शेयर भी करते हैं मेरी पोस्ट, तो मैंने सोचा चलो आज मूड बन गया है कुछ करते हैं। तो आपने एक और प्रश्न पूछा है, अजय कुमार सोनी जी, कहाँ है जी, ये देखो कहाँ गया जी। मैं सोचता था मैंने रखा है संभाल कर, लेकिन हो जाता है भाई, मेरा काम ऐसा है कि मैं एकदम वो नहीं हूँ व्यक्ति टेक्निकल, मुझे। हाँ, ये आ गया आपका प्रश्न। देखिए आजकल टेक्नोलॉजी भी ऐसी है। लिखा है आपने कि स्वामी जी ओशो के सानिध्य का दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक यात्रा का आनंद जितना आपने लिया था शायद ही किसी अन्य सन्यासी ने लिया होगा। संप्रति आज आप लंदन में हैं, आपको बार बार नमन। जी, बात में सच्चाई तो है। नहीं, बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं शायद वो कहना ऐसी बातों का पसंद नहीं करते हैं, या उनको मन में नहीं आया होगा कि क्या चर्चा करना। लेकिन बहुत सारे ऐसे भाग्यवान हैं, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जी भर के जिया है ओशो के सानिध्य में। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, वो प्रेम तो बिल्कुल स्वाभाविक घटना है। जब व्यक्ति गुरु के प्रेम बढ़ता है तो वो तो एकदम जो श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति होती है प्रेम की, वो मेरा ख्याल है कि भाव जगत में ही होती है, गुरु शिष्य के बीच में ही होती है। बाकी तो लेन देन होता है, दैहिक हो, भावनात्मक हो, मानसिक हो, लेकिन उनसे गुजरना तो पड़ता ही है। और भाग्यवान है जिनको हर एक तल से गुजरने का अवसर मिल जाता है। जो दैहिक होता है वो भी अपनी जगह बहुत सुंदर है, देह का अपना महत्व है, बिना देह के तो हम कुछ इस संसार में कर ही नहीं सकते। लेकिन क्या है कि देह का संबंध सीमित होता है, थोड़े दिन बाद वो उसका जो आकर्षण होता है वो विदा हो जाता है। भाव का संबंध और भी गहरा होता है, और फिर अब वो आत्मा के संबंध को तो संबंध नहीं कहा जा सकता ना, जिसको बोलते हैं आत्मिक, क्योंकि आत्मा
शब्द में लगता है आत्मा और परमात्मा, लेकिन क्षणिक अनुभव भी हो जाए तो वहाँ तो एक ही है जो सभी में विराजमान है। वो अलग अलग आँखों से वो चारों तरफ देखने वाला भी, वो जो दिखाई देने वाला भी, दृश्य और दृष्टा, वो आपस में कहना चाहिए कि लगता है कि दो हैं, दो ही का जगत है। और ये अनुभूति की बातें हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं बस आपको एक दो कविता सुना दूं, क्योंकि ये अटपटा सा लगता है। हाँ, लेकिन मैं बहुत धन्यभागी हूँ, और बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो उस वक्त थे, सभी को मिला है जिसकी जितनी क्षमता थी, तो प्रेम भी मिला है उनको, और काम भी बहुत किया है जी। ऐसी बात भी नहीं कि आश्रम में रहने वाले आपको लिखते हैं नाचते गाते थे, उछलते कूदते थे, ध्यान में आते थे, प्रवचन में आते थे, लेकिन हम काम भी करते थे। 12-12 घंटे हम काम किया है हमने आश्रम में, फुर्सत ही नहीं मिलती थी, इतना कार्य होता था। तो आपको हम कविता सुना देते और क्या किया जाए। ऐसी चीज़ें हैं कि कविता से थोड़ा सा आसान रहता है बात करना। बाकी तो जैसे आपने कहा ना कि आप तो एक गज़ल है, उसके कुछ शेर सुना देता हूँ आपको, फिर एक दो कविता और सुना देता हूँ, ताकि पता ही नहीं चलता है कि क्या बोला जाए। मैं प्रवचन देने वाले लोगों में से नहीं हूँ, इसलिए मैं तो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है, जो आ गया तो आ गया। जब से तू मिला मेरी तकदीर बन गई। तो जब से ओशो मिले हैं, सच में ही हमारी तकदीर बन गई है। अब चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आईने में दिल के एक तस्वीर बन गई। बस ये दिल के आईने में जब तस्वीर बन जाती है गुरु की, तो वो फिर वो फासला नहीं रहता है। उलझे से ख्यालों में एक रूप उभर आया। उलझे से ख्यालों में एक रूप उभर आया। कागज़ पे लफ्ज़ सिमटे तहरीर बन गई। बस ये लफ्ज़ों का खेल है। और आगे ये लिखा है मैंने कि अफसाना जैसे कोई हकीकत में ढल गया। अब तो ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी सुनी थी बिल्कुल धरातल की बात थी, जो हुआ था वो तो सच हुआ था, लेकिन अब कहानी जैसा लगता है कि अफसाना जैसे कोई हकीकत में ढल गया। रखा है इसे जतन से, यही जागीर बन गई। बस यादें हैं, अच्छा है, कुछ बातें याद रखने लायक हैं। सभी को भूलना भी अच्छा नहीं है, और सभी को याद रखना भी अच्छा नहीं है। और ये कहना तो उचित नहीं है कि याद रखना अच्छा नहीं, कुछ है जो याद रह जाता है, आप उसे मिटा नहीं सकते। हाँ, जब आप अपने आप में लीन होते हैं तो फिर सब कुछ मिट जाता है। तो लफ्ज़ों का खेल था, यानी कि शब्दों का खेल था, जिसे हम इल्म समझ बैठे, जिसे हम ज्ञान समझ बैठे। हिंदी में कहें तो शब्दों का खेल था जिसे हम ज्ञान समझ बैठे, और यही बदगुमानी पाँवों की जंजीर बन गई। तो कभी कभी शब्दों का खेल बड़ा भारी पड़ जाता है, हम शब्द में उलझ के रह जाते हैं और अपने से दूर निकल जाते हैं। शब्द के भाव में बहना अपने से दूर निकलना है, क्योंकि शब्द की कोई सार्थकता नहीं है जब तक वो शून्य में ले जाने का उपाय ना बन जाए। तो हम ऐसी कविता करते रहे हैं उनके पास, और जितना भी हम ओशो का धन्य भाग कहें, अहोभाव से उनको याद करते हैं, तो आँख में अभी भी आंसू आ जाते हैं। वही प्रेम के कि भाई बड़ी जल्दी महफिल उठ गई जी। हाँ, लेकिन ठीक है, अपना समय होता है हर एक का। अब हम हैं, हमारे बाद और भी लोग आएंगे। अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ओशो के सानिध्य का रस पिया है। ऐसी ही एक और कविता है। तो कविताएं तो बहुत सारी है, ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है इनको, और इनमें भी क्या रखा है। अब जो होना था वो तो हो गया हो गया। जो हाथ में है, बस वही पल पल की दुनिया है, ये हमारे हाथ में है। देखिए मैं क्या सुनाऊँ, अब आदत नहीं रही है। पहले तो रोज लिखते थे, बोलते थे। ये देखो, एक छोटी सी पंक्तियाँ हैं, चार कुछ। यही है जिंदगी का होना,
जैसे मिट्टी में मिला सोना। यही है जिंदगी का होना, जैसे मिट्टी में मिला सोना। इसका पता चलेगा जरा आग में तपोना। किसी के जैसे बनो ना, अपने आप को छलो ना। दिल में फूल खिलेंगे, मौत से पहले मरो ना। भाई कुछ तो मिटता है तभी कुछ प्रकट होता है। दुनिया वालों से डरो ना, दिल की बात कहो ना। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, अपने पास रहो ना। दुनियादारी है खिलौना, इसके पीछे पड़ो ना। हाँ, दुनियादारी है खिलौना, इसके पीछे पड़ो ना। और दिल तो कोरा कागज है, दिल तो कोरा कागज है, इस पे बहुत लिखो ना। भाई हमारी बात में ये तो बात कहने की बात है, लेकिन हम कहाँ रहते हैं लिखे बिना। जब प्यार हो जाता है ना तो गाने का दिल होता है, नाचने का दिल होता है। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो ऐसा है कि ठीक है, गाने का मूड है, गाइए, नाचिए, जो मिला है उसे बांटिए। ओशो ने तो कहा है कि दोनों हाथ हो लीजिए। तो एक जब मूड बना था हमारा तो हमने संस्मरण लिख दिए और कविताएं भी लिख दी। अब कुछ के बाद फिर ऐसा हो गया कि अपने आप ही बस चुप्पी लग जाती है, तो बैठे रहते हैं अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने प्रश्न पूछे। प्रश्न तो और भी कई मित्रों के आए पड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात मूड बनता नहीं है कि कुछ कहा जाए, लिखा जाए। जो भी महत्वपूर्ण था मैं अपने संस्मरणों में, प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में पहले से ही कह चुका हूँ, लेकिन आज मूड बन गया, पता नहीं क्यों। तो ठीक है, आपने याद किया और ये प्रश्न पूछे, तो बस अपने साथ रहो ना। ऐसी कविताएं हैं हमारे पास। आजकल तो हमें याद नहीं आती है और ना लिखना होता है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों, शायद आपने बड़े वो भाव से पूछा होगा कि भाई कोई जवाब मिलेगा, लेकिन इन जवाबों से तृप्ति कहाँ होती है। एक सवाल का जवाब मिल जाए तो दूसरे सवाल पैदा होते हैं। लेकिन अच्छा है ये आपने पूछा पेट के बारे में, तो वो फिर पेट की यात्रा शुरू हो गई थी उनकी। वो पेट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाओ लिख के रखो तो आसान हो जाती है। मेरे लिए, मैं भी अगर देना चाहूँ तो पहले पूर्व तैयारी कर लूँ कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं करना है, तो काट छाट करो। लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं पूरी तैयारी करूँ और फिर बोलूँ, नहीं। ये तो ऐसा है कि मोमेंट टू मोमेंट में जो भी आ गया, गलत सलत उल्टा सीधा, कोई परीक्षा तो देनी नहीं है किसी से। आपस के मित्रों की गपशप है। तो ठीक है, बड़ा आपने बड़े ध्यान से, सजगता से आपने ओशो को निहारा है। और गुरु के दर्शन का मतलब भी यही होता है कि कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं कहना, बस गुरु को देखना कि वो कैसे उठता है, बैठता है, चलता है, बोलता है। ऐसा हमने एक छोटी सी नज़्म में कहा है कि हाँ, वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको ढूंढ के वो सुना देता हूँ। उसमें कुछ इशारा है कि जिसने तुझे रूबरू नहीं देखा, देखो ना, कुछ तो याद है मुझे। जिसने तुझे रूबरू नहीं देखा, आमने सामने नहीं देखा, उसने गुल सुर्खरू नहीं देखा। जिसने तुझे रूबरू नहीं देखा, उसने गुल सुर्खरू नहीं देखा। और क्या है कि बहुत देख ली ये दुनिया तूने। नहीं, देखो ढूंढता हूँ, हाँ, नहीं वो नहीं है। जिसने तुझे रूबरू नहीं देखा, उसने गुल सुर्खरू नहीं देखा। और देरो हरम से क्या हासिल, अगर उसे कूबकू नहीं देखा। और देरो हरम से, मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों से, काबा, काशी से, जेरूसलम से, गुरुद्वारों से क्या लेना देना। और जिसने देरो हरम से क्या हासिल, उससे मिलने वाला क्या है अगर उसे कूबकू नहीं देखा। उसे हर जगह नहीं देखा, अपने अंदर नहीं देखा। सबसे पहले तो अपने अंदर देख लिया तो वो सब जगह है। और बाहर ही देखते रहे तो
खुद का पता चला न खुदा का पता चला, भुगती सजा न फिर भी खता का पता चला। तो जिंदगी भर ऐसा लगता है कि सजा मिल गई है, पता ही नहीं चलता गलती क्या है। और आगे की 2-4 लाइनें बहुत अच्छी है। बहुत देख ली ये दुनिया तूने, आईनाए दिल हू बहू नहीं देखा। और अब ओशो की बातें आती है, और इसके सिवा जलवा क्या है, गर उसे 400 नहीं देखा। आखिरी पंक्ति ओशो के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। खामोशी उसकी समझ ना पाओगे, खामोशी उसकी चुप्पी, उसकी खामोशी, उसका मौन समझ ना पाओगे अगर अंदाजे गुफ्तगू नहीं देखा। तो ऐसा है कि ओशो कहते हैं ना, 2 शब्दों के बीच में जो खाली जगह है, तो ओशो का खेल भी उतना ही है। सारा खेल कि खामोशी उसका मौन समझ नहीं पाओगे अगर अंदाजे गुफ्तगू ने देखा। बस तो उन्होंने तो गुफ्तगू में भी बड़ी बातें कही हैं, और खामोशी को सब पहचान सकें, ऐसे लोग ही शिष्यत्व को उपलब्ध होते हैं, जिसने गुरु के मौन को पिया है, उनकी उपस्थिति को पिया है। बात बहुत लंबी हो रही है, और फिर कभी देखो मूड हुआ तो कुछ और चर्चा होगी। और हार्दिक प्रणाम सभी मित्रों को, धन्यवाद। कुछ बात रह गई है तो इस वीडियो के साथ में आगे हम कुछ शेयर कर देंगे, लिख देंगे इधर उधर से 2-4 पंक्तियाँ, क्योंकि बोलने में तो पता नहीं चलना है जी, क्या बोलना है, क्या बोलना था, क्या बोल दिया। हाँ, तो वो लिखने में बड़ी सुविधा होती है कि भाई बाद में एडिटिंग करने का अवसर होता है कि भाई ये शब्द निकाल दो, ये पंक्ति निकाल दो। तो ठीक है, जैसा होता है वैसा कर दिया जी। हरिओम तत्सत, नमस्कार, और फिर मुलाकात।